दिव्यंका ऑफिस में एक विनिंग स्माइल लिए एंट्री करती हैं और सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट हेड वियांश जी से मिलती हैं। वियांश जी दिव्यंका को देख खुशी से भरे कहते हैं, वेलकम बैक दिव्यंका, तुम्हें वापस देख मुझे काफ़ी खुशी हुई। एक मजाकिया अंदाज में कहते हैं, वैसे तुमने ये जादू किया कैसे, ज़रा हमें भी बताओ, क्योंकि बॉस कभी भी अपने बात पर फैसले किसी के लिए नहीं बदलते। तो फिर आज कैसे हुआ ये? दिव्यंका उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, सर अभी तो शुरुआत है, आगे आके देखिए, शायद बहुत कुछ बदल जाए। विहास जी उसकी बात सुन हंसते हुए कहते हैं, चलिए ऐसे बदलाव हमें भी पसंद है। फिर टेबल के ड्राइवर खोलकर उससे एक एनवलप निकाल दिव्यंका की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये लो तुम्हारा परमानेंट पोजीशन। आई विश जैसा जो तुमने इंटर पर दिखाया उसमें हमें और बढ़कर देखने को मिले। दिव्यंका एनवलप लेते हुए एक बड़ी मुस्कान के साथ कहती हैं, ज़रूर देखने को मिलेगा सर। अपनी आवाज़ हल्की धीमी और रहस्यमय ले कहते हैं, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और वो भी बहुत जल्द। दिव्यंका के ऑफिस ज्वाइन किए उससे पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे, पर वो जैसे रुक सी गई थी, क्योंकि उसने जो सोचा था वो उसके मन मुताबिक नहीं हो रहा था। उसने इन 2 हफ्तों में रुद्र को एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि रुद्र के ऑफिस तक काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। उसकी वजह से दिव्यंका जैसे बंद सी गई थी। उसे काफ़ी गुस्सा आने लगा था कि वो इन फाइलों में उलझकर अपने मुकाम को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। उसके सारे के सारे प्लान धरे के धरे से रह गए। दिव्यंका जिसकी वजह से काफ़ी गुस्से में भर चुकी थी, पर कोई भी था जिसके मंसूबे धरे के धरे रह गए थे, जिसकी वजह से बदले की आग ऐसी बढ़ी कि अब बिना किसी के परवाह में सब तवस करने पर उभर आई थी। वहीं दूसरी तरफ अन्या भी अपने एक ज़रूरी काम में लगी थी, जिसका अंदाज़ा किसी ने नहीं था, रुद्र तक को नहीं। वहीं बीते वक्त में रात के 10 बजे के करीब एयरपोर्ट पर सांची अपने बॉस के साथ एक इवेंट अटेंड कर वापस आ रही थी। उसकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी। केडी मियाती अपने फ़ोन में कुछ मेल चेक करते हुए एयरपोर्ट से बाहर आती हैं और अपने पीछे आती सांची से कहती हैं, सांची इट्स क्वाइट लेट, यू कैन जॉइन मी, मेरा ड्राइवर तुम्हें भी घर छोड़ देगा। सांची उनकी बात सुन काफ़ी पोलाइट में कहती हैं, थैंक यू मैम, बट आई हैव अनदर प्लेस। ओके बाय मैम। केडी सांची की इस तरह मना करते हुए देख वो काफ़ी अजीब नज़रों से देखती हैं। इसी बीच केडी का ड्राइवर उनका सामान संभाल कर कार में लिए दरवाज़ा खोलता है। केडी जानते हुए सांची को देखकर एक तंज से कहती हैं, इस सी इज़ फूल, इतनी बड़ी और महंगी कार में बैठने का मौका मिल रहा था, पर वो इसे ऐसे ठुकरा कर गई है जैसे करोड़ों की गाड़ी उसके लिए खड़ी हो। सच ए लो क्लास, बट आई डोंट केयर, हर वर्क इज़ टू मार्क एंड हर डिपार्टमेंटन इज़ वेरी पावरफुल, थॉट बाय इज़ गॉड थॉट ऑपरेटी। फिर एक छोटी सांस लेते हुए अपना सिर झटकती हैं, फिर वो वहाँ से अपनी कार में चली जाती हैं। वहीं सांची एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में अपनी निगाहें बारीकी से इधर उधर घुमाते हुए वो जल्दी से लास्ट स्टेशन में जाती हैं और वहाँ खड़ी एक काफ़ी महंगी कार खड़ी थी, जिसे देख वो तुरंत उस कार का विंडो पर एक बार नॉक करती हैं तो कार का डोर उसके लिए अंदर से ओपन हो जाता है, जिसे देख सांची एक बार अपनी निगाहें आसपास देख कार में अपना सामान रखती हैं और फिर जल्दी से खुद भी बैठ जाती हैं और खुद आगे बढ़ ड्राइविंग सीट पर बैठे बंदे को एक लॉन्ग टाइट हग करते हुए कहते हैं, मिस यू बेबी, आई मिस यू सो मच। आई। फिर कुछ पल में सांची अलग होते हुए उसके गालों को अपने लबों से छू लेती हैं, फिर दूर होते हुए कहती हैं, क्या हुआ रेहान, तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं हो? रेहान जो ड्राइविंग सीट पर बैठा बिना कोई खुशी लिए चुपचाप था। सांची के ऐसे पूछने पर वो काफ़ी नाराज़गी से कहता है, खुश? मैं खुश कैसे हो सकता हूँ सोना, जब तुम मेरे होने पर खुश नहीं हो? सांची रेहान की बात सुन असमंजस में कहती हैं, ये क्या बोल रहे हो रेहान, आखिर मैं तुम्हारे होने से खुश क्यों नहीं होंगी? रेहान अपना हाथ स्टीयरिंग पर कसते हुए सामने देख हल्के गुस्से से कहता है, खुश? अगर तुम खुश होती ना सांची तो हम ये चोरों जैसे मिलते? सांची की तरह देख सोना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई गुनाह नहीं किया है जो तुम यूँ हर वक्त चुप चुप कर मुझसे बाहर मिलती हो। न मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, न तुम्हें अपना कह सकता हूँ, तो ये रिश्ता क्या बस दीवारों के लिए है? सांची रेहान को खुद को यूँ गलत समझता देख
उसका हाथ अपने हाथों में लिए समझाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है रेहान, अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें मम्मी पापा से क्यों मिलवाती। तुम ही बोलो, क्यों इतनी बड़ी गवाही उन्हें देती। रेहान उसकी आंखों में देख काफ़ी बेचैनी से कहता है, तो प्रॉब्लम क्या है सांची, आखिर क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा। सांची उसकी बात सुन एक गहरी सांस लिए खुद को रिलैक्स कर कहती है, देखो रेहान, प्रॉब्लम यहाँ बस ये है कि मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से काफ़ी अलग है। मैं एक लो मिडिल क्लास लड़की हूँ जहाँ हर छोटी बात उसकी इज्जत से जुड़ी होती है, और तुम एक हाई सोसाइटी के बहुत रिच और पावरफुल परिवार के बेटे हो जहाँ हर कुछ पैसा होता है। आपने हाथों में उसके चेहरे को भर कहती है, पर ये मत समझना कि मेरा प्यार हमारे डिफरेंस से कम हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने मुकाम पर सब हासिल करना चाहती हूँ, और अगर मेरे सबके सामने अभी तुमसे जुड़ा तो सिर्फ बातें होगी और कुछ भी नहीं। सबको लगेगा कि तुम्हारा पैसा और पावर मेरी कामयाबी की सीढ़ी बन रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ वक्त प्लीज़, कुछ वक्त हम अपने रिश्ते को अभी सबके सामने न आने दें। और वैसे भी अब तक तो तुम्हारे परिवार ने भी हमारे रिश्ते को और स्पेशली मुझसे नहीं अपनाया है। ये सब होने से पहले मैं किसी की नज़र में आकर कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ। बस इसीलिए तुमसे दूरी नहीं बल्कि मजबूरी में ऐसा कर रही हूँ। तो मेरी बात समझ रही हो ना। रेहान जो सांची की बात ध्यान से सुन रहा था वो मासूम निगाहों से नामे सिर हिला तो सांची उसकी हर इस हरकत पर मुस्कुरा देती है और उसके करीब बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख उसके चेहरे को छोड़कर उसके गालों में अपनी बाहें डाल देती हैं और काफ़ी मजबूती से उसे अपने करीब करते हुए काफ़ी पैशन से उसे किस करने लगती हैं, जिसे महसूस कर रेहान एक पल ही उसमें मदहोश होने लगता है। वो सांची को धीरे से पीछे फुस करता हुआ उसके किस को और डीप और पैसिनेट बना रहा था। वो सांची को अपने बगल वाले सीट पर गिराते हुए लगभग उसके ऊपर आ गया था। काफ़ी लॉन्ग और पैशनेट किस के बाद सांची उससे अलग होते हुए काफ़ी प्यार भरी निगाहों से पूछती है, अब समझ आया। रेहान अब मुस्कुरा देता है और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए प्यार में शरारत लिए कहता है, सासू माँ को कह दो उनकी बेटी आज घर नहीं आने वाली है और उनके प्यारे सन इन लो को समझने वाली है अपनी बात। यह सुन सांची धीरे से अपनी लिप को काफ़ी इंसेट से बाइट करते हुए कहती है, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी सासू माँ को पता है तो। रेहान सांची के चेहरे से उसके बदन तक हाथ फिराते हुए उसके हाथों को जकड़ कर कहता है, तो आज कोई मुझे रोक नहीं पाएगा सोना। सांची हंसते हुए कहती है, अच्छा वियर्ड चॉइस नहीं है मम्मी के दामाद की यहाँ कुछ। सांची की बात सुन रेहान भी एक नज़र आसपास देखता है। वो लोग अब तक पार्किंग लॉट में ही थे। ये देख रेहान झटके से सांची के गले पे एक बाइट करता हुआ कहता है, वेट सोना, अभी तो चॉइस की लिस्ट बाकी है सासू माँ के दामाद की। इतना बोल रेहान जल्दी से वापस ड्राइंग सीट पर आ जाता है और कार को तेज रफ्तार से वहाँ से निकल ले जाता है। रुद्र का ऑफिस। रुद्र अपने कुछ क्लाइंट के साथ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था। उसका पूरा फोकस मीटिंग के कॉन्टैक्ट पर था, लेकिन तभी उसका ध्यान टेबल पर रखे अपने फ़ोन पर जाता है जो काफ़ी वक्त से बज रहा था और स्लाइड होने की वजह से उसका ध्यान उस पर नहीं जा रहा था। वो सरसरी नज़र जब उस पर फ्लैश हो रहे नाम पर जाता है तो उसकी भौं आपस में जुड़कर बढ़ जाती है। वो बिना किसी के परवाह किए झट से फ़ोन उठाकर अपने कान में लगाता है और फ़ोन के दूसरे साइड आ रही खबर के सुनते बीते वक्त के साथ रुद्र का एक अलग ही रूप बाहर आने लगता है। 30 सेकंड के अंदर ही रुद्र के भावहीन चेहरे पर गुस्सा और तबाही नज़र आने लगती हैं। उसकी अब आँखों में अब तक जैसे खून उतर आया हो और साथ ही अपनी मुट्ठियाँ इतने कसकर भींच रखी थी, हाथों के नास तक तन चुके थे। वो अपना फ़ोन रखते हुए अचानक ही खड़ा होते हुए अपने टेबल को ज़ोर से लात मार पीछे फुस करता हुआ मीटिंग रूम में गुस्से से उबाल लिए बाहर चला जाता है। मीटिंग रूम में मौजूद एक एक शख्स हैरान परेशान दिख रहे थे क्योंकि अचानक यूँ रुद्र का इतना विपरीत बिहेवियर सबके लिए आश्चर्यजनक था। सब एक दूसरे के चेहरे देख वजह जानने की कोशिश कर रहे थे, पर सबके चेहरे पर सवाल ही नज़र आ रहे थे। जवाब
का नाम ही नहीं। पूरे हॉल में सिर्फ शांति छाई हुई थी और साथ ही रुद्र का यूं जाना वहां बैठे क्लाइंट के लिए अपनी इंसल्ट जैसा था। पर रुद्र बिना किसी की परवाह किए वहां से निकल चुका था। रुद्र जैसे गुस्से में रूम से बाहर आता है तो वो सीधा बिना एक पल गवाए लिफ्ट की तरफ तेज कदमों से चल देता है और साथ ही वैसे ही चलते ही अपनी टाई लूज़ करता है और ठीक उसके पीछे आ रहे जियान से काफ़ी गुस्से वाले लहजे में भड़के अंदाज में कहता है, वो जियान कहाँ है? जियान जो अपने बॉस के गुस्से के कारण से बखूबी वाकिफ था, वो तुरंत कहता है, बॉस हम ट्रैक कर रहे हैं उससे, पर इस बार वो हमारी सोच से 2 कदम आगे चल रहा है। उसका लोकेशन एक साथ 5 जगहों पे शो कर रहा है। असल क्या है हमें अब तक पता नहीं चला। दोनों लिफ्ट में आ चुके थे और जियान ने तुरंत टॉप फ्लोर पर बटन दबाते हुए कहता है, मैंने सारे गार्ड्स को अलर्ट कर दिया है, हमें जल्दी पता चल जाएगा वो असल में कहाँ भाग रहा है। रुद्र गुस्से में भड़कते हुए जियान के एक कॉलर पकड़कर कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है जियान ये सारी 2 पेज खेलने का, मुझे चाहिए वो हर हाल में। इतना बोल रुद्र एक झटके से जियान के कॉलर छोड़ देता है और एक जोरदार पंच लिफ्ट की दीवार पे मारता हुआ कहता है, इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे चुनने की? सिराव राय। रुद्र के गरजने से पूरा लिफ्ट गूंज उठा। अब तक लिफ्ट का दरवाज़ा हेलीपैड एरिया में खुल चुका था और वहां पहले से ही रुद्र का चापर खड़ा था। बिना वक्त गवाए रुद्र और जियान उस पर बैठ जाते हैं। जियान तुरंत ही रुद्र को अपने आईपैड में कुछ अलग अलग लोकेशन दिखाते हुए कहता है, बॉस ये कुछ लोकेशन है जहां सिराव के भागने के ट्रेस दिख रहा है, पर हम एग्जैक्ट का कुछ पता नहीं लगा पा रहे। बस इतना पता है वो यहाँ से निकल चुका है। रुद्र उस सारे लोकेशन को गौर से देखते हुए कहता है, एयरपोर्ट चलो, मुझे उसके सारे लोकेशन पर उससे पहुँचने से पहले पहुँचना है। इस बार उसने बहुत गलत मोड़ ले लिया है, मौत और ज़िंदगी दोनों के लिए। न तरसा तो मैं भी रुद्र नहीं। रुद्र की आंखों में कहर और दिल में एक डर था जो आज सच में एक सैलाब लाने पर था। वहीं मुंबई से कोसों दूर एक दूसरे राज्य राजस्थान में एक साथ 5 कार रेगिस्तान के बीचों बीच सड़कों पर भाग रही थी। आसपास सिर्फ रेत रेत और सिर्फ रेत दिख रहे थे। न दूर तक किसी के होने का आभास था न किसी के रहने का। चारों गाड़ियां काफ़ी सारे गार्ड्स और ट्रेन लोगों से भरी थी। वहीं मिडिल कार में सिराव राव बैठा अपने बगल वाली सीट में बैठी लड़की को एकटैक देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, वो जैसे जीत का हो, खुशी का हो और सुकून का हो और पाने का हो। वो एकटक अपने होठों पर उंगली रख किसी सोच में घूमता। वो उस लड़की को बड़े प्यार से देख कहता है, वैसे मानना पड़ेगा अलीशा ने जाते जाते भी मुझे क्या हीरा दिया है, इसके आगे तो कोहिनूर भी फीका है। तब इसका फ़ोन बजता है। वो अपने कोट के पॉकेट से उसे निकालकर उसमें आए एक मैसेज को पढ़कर एक विनिंग स्माइल लिए कहता है, लो हीरे की तलाश में बेचारा रखवाला अब पूरे जहां की चक्कर लगाने के लिए निकल चुका है। वाइस, मुझे पता था कि हीरे के खोने से रखवाला तो सोचेगा समझना ही भूल जाएगा और मेरी उंगलियों पर नाचना शुरू कर देगा। अपने बालों को यूँ एक साइड से आगे से पीछे कर अपने बगल में बैठी लड़की को जो कि बेहोश थी उसे देख एक कामुक हंसी लिए कहता है, पर अफसोस ये हीरा उसे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि अब ये सिराव राव का है, उसका बेहद कीमती हीरा। इतना बोल जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे चुनने को होता है कि तभी उस लड़की को भी हो जो बेहोश थी वो कुमकुमाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसका सिर और गर्दन उससे बड़ा सा लग रहा था जिसकी वजह से वो अपने हाथ को वहाँ से चुनने की कोशिश करती है, पर उसे अपने हाथ जकड़े हुए महसूस होते हैं। ये देख वो जैसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल अपने हाथ को देखती है तो वो रस्सी में बंधे हुए थे। तभी उसकी अध खुली नज़र खिड़की से देखते रेत के पहाड़ों पर जाती है। वो बस उसे हैरान कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक कामुक आवाज़ पड़ती है, तो आप उठ गई मिस अन्या रुद्र राय चौहान। यह आवाज़ सुन वो लड़की जैसे ही मुड़कर अपने बगल में देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि अन्या के सामने एक अजनबी इंसान बैठा उसे काफ़ी अलग नज़रों से देख रहा था और अब तक उसे अपनी सिचुएशन तक समझ नहीं आई थी। अन्या आसपास अपनी एक नज़र घुमाकर कुछ सकुचाई आवाज़ में कहती है, आप कौन हैं
और मुझे ऐसे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं कहाँ हूँ? सिराव अन्य की बात सुन एक मंत्रमुग्ध वाले एक्सप्रेशन ले कहता है, वाह कितनी सूरत आकर्षित आवाज़ है, उससे भी कहीं ज़्यादा मीठी है। सच कहते हैं कभी कभी भगवान ने बहुत भेदभाव करते हैं, किसी को रंग रूप दौलत शोहरत इज्जत पावर खानदान सब कुछ बिना किसी तकलीफ के दे देते हैं, फिर कुछ नफ़रत और गुस्से के भाव लिए, और किसी को हर चीज़ के लिए तड़पा कर मोहताज बनाते हैं। हर चीज़ को पाने के लिए उसे खुद के साथ हर जहाँ से लड़ना पड़ता है। अन्य की तरफ देख एक अफसोस के साथ कहता है, बड़ी नाइंसाफ़ी है ना। अन्या जो उसकी बात का मतलब समझ नहीं पा रही थी, और साथ ही उसे देख उससे एक अनजान सा डर सता रहा था। वह डरते डरते कहती है, मुझे आपकी कोई बात नहीं समझनी। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? कौन है आप? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? सिराव राव अन्य की बात सुन हंसते हुए कहता है, वहाँ शेर की जान को इतना डरा हुआ देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है। मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं, तुमसे जुड़े नाम से है। आंखों में नफरत भर मिसेज अन्या रुद्र राय चौहान, वैसे मैंने सुना है तुमसे इस नाम पे काफ़ी ज़्यादा घमंड है। असमंजस के भाव लिए कहता है, क्या मतलब है? सिराव हंसते हुए एक नज़र बाहर देख आराम से कहता है, मतलब सीधा है, अब इस नाम को भूलने की आदत डाल लो। फिर मुड़कर अन्या के आँखों में आंखें डालकर कहता है, एक जुनून से, क्योंकि कुछ घंटों में तुम्हारे साथ एक नया नाम जुड़ेगा, वो भी मेरा, मिसेस अन्या सिराव राव। उसके ऐसे अपना नाम किसी और के साथ जुड़ते देख सहमी हुई अन्या को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना डर छोड़कर एक गुस्से की आग लिए दहलती हुई कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम यूँ जोड़ने की अपने घटिया नाम के साथ? रस्सियों वाले हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अन्या काफ़ी गुस्से में, आपको शायद पता नहीं मैं रुद्र राय चौहान की पत्नी हूँ, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अन्या का ये गुस्सा वाला लुक देख सिराव धीरे से अपने दिल पर हाथ रख एक प्यारी आह भर कहता है, आउच, बड़ा सुकून मिला ये देख कर कि इस जान में हिम्मत भी है, और ये दिल काश अदा देख रहा है, वरना मुझे लगा था कि मीठी चीज़ से कहीं मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए। आई लाइक इट। बोली सूरत का ये रूप सच में काफ़ी दिलकश है। वैसे मैं तुम्हारे पति से नहीं डरता, और अब तो उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसकी जान मेरे पास है, और बहुत जल्दी ही अब मेरी जानेमन को बनने वाली है। अन्या उसकी बात सुन उसे काफ़ी नाराज़गी के साथ देखती है, और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए खुद को छुड़ाने के उपाय का सोचने लगती है। वो आसपास देख जल्दी अपने नज़रें फेर खिड़की से बाहर देख सोचती है, ये मैं कहाँ फंस गई? यहाँ तो सिर्फ रेत है, मैं बचकर कहाँ जाऊँ भी तो रेत के तूफान में खो जाऊँगी। और बची। फिर आंखें बंद कर अपना हाथ अपने गले में पहने मंगलसूत्र पर रख मन में कहती है, रुद्र आप कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ आप मेरे पास आ जाइए, प्लीज़ बचा ले मुझे इस शैतान के चंगुल से। सिराव जो अन्या को एकटक देख रहा था, वो काफ़ी आराम से उसकी तरफ मुड़ती है और अपना हाथ सीट से टिकाए उस पर अपना सिर रख अन्या को देखता रहता है। पर जब उसकी नज़र अन्या के मंगलसूत्र पर जाती है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, वो नहीं आएगा। ये सुन अन्या असमंजस के भाव लिए मुड़ती है तो सिराव उसे देख काफ़ी आराम से कहता है, अफसोस कि तुम्हारे पति को तुम्हारी आवाज़ भी नहीं पहुंच पाएगी अब, क्योंकि वो पागल तो तुम्हें अलग अलग देशों में ढूंढ रहा है, जबकि तुम यहीं हो। और अब तक तो वो जर्मनी, इटली और न जाने कहाँ कहाँ तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा उसकी सड़कों पे। पर उससे क्या पता कि जो नज़रें से ओझल होते हैं वो आसपास ही होते हैं। अन्या को चुनने के लिए हाथ बढ़ाता है तो अन्या पीछे हट उसका हाथ रोक देती है। सिराव मुस्कुराते हुए कहता है, अब मुझसे दूर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जाने मन, क्योंकि अब तुम मेरी हो। वैसे भी तुम्हारा पति जब तक तुम तक पहुंचेगा तब तक तो हम हमेशा के लिए एक हो चुके होंगे। अन्या उसकी बात सुन काफ़ी गुस्से में कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम रुद्र की ताकत को जानते नहीं हो, वो तुम्हारी इस 2 टके की सोच को एक झटके में मात दे सकते हैं, फिर तुम्हारा क्या होगा ये तुम्हें भी नहीं पता। सिराव के हाव भाव देख हंसते हुए कहता है, बहुत घमंड है तुम्हें जाने मन,
तो ठीक है, आज तेरे और मेरे पति दोनों का घमंड और अपने पैरों को तले नोचूंगा, ये भी सिराव राव का वादा है। इतना बोल सिराव अपना फ़ोन निकालता है और उसमें अपने आदमियों को कॉल करता है। उधर से फ़ोन उठाते ही आवाज़ आती है, बॉस आपका प्लान सक्सेसफुल हुआ। रुद्र राय चौहान अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए इटली के लिए निकल चुका है, क्योंकि आपका लास्ट लोकेशन इटली होने ने कंफर्म किया है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग। सिराव खुश होते हुए कहता है, वेल डन, ढूंढने दो उसे, भागने भी दो। वो जितना भागेगा मुझे मज़ा आएगा इस खेल में। वो इस बार मेरा मोहरा बन शिकर हो चुका है। अपने आदमियों को खबर कर दो, वो जैसे इटली पहुँचे दूसरे लोकेशन एक्टिव कर दें। उससे कम से कम 2 हफ्तों तक इंडिया आने का मौका न मिलना चाहिए। इतना बोल सिराव राव फ़ोन काट देता है। वयन्या उसकी बात सुन सहम जाती है, क्योंकि अगर रुद्र देश से बाहर चला गया है उसे ढूंढने के लिए, तो वो उस तक कैसे पहुँचेगा। वो मन ही मन रुद्र पुकार रही थी और साथ ही खुद के बचाने के लिए भगवान से दुआ कर रही थी। पर वहीं सिराव राव अपने चेहरे पर एक विनिंग स्माइल लिए अपने बगल अगले कदम की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जहां वो रुद्र को ऐसे दर्द देने के प्लानिंग कर चुका था कि उसकी सांसें भी सिराव के कदमों के नीचे थी। सिराव अपने मास्टर प्लान को कामयाब होते देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। अब उसे इंतज़ार था अन्या को अपना बनाने का, जो रुद्र के घमंड को पूरी तरह रोंदाने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका था, जिसे अब कोई नहीं रोक पाएगा। ये प्लानिंग न जाने उसने कितने महीनों से करके रखी थी, पर रुद्र की नज़रों से उसके हीरे को छुड़ाना उसके लिए नामुमकिन सा था। अन्य के बॉडीगार्ड हर वक्त उसके साथ रहते थे, और बॉडीगार्ड के अलावा उसके आसपास ऐसे सोरे भी रहते थे जो हर वक्त साया बन उसके आसपास रहते थे। इस बात का इल्म होते हुए सिराव ने अपनी प्लानिंग को काफ़ी हिफाजत से अंजाम दिया। जब अन्य किसी काम के सिलसिले में आकाश जी के साथ आश्रम गई थी, अन्य के गायब होते ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, पर वो 3-4 घंटे में भी रुद्र के काफ़ी मुश्किल थे। अन्य चुपचाप खामोशी बस रुद्र को याद कर रही थी और साथ ही खुद के बचने का एक मौका ढूंढ रही थी। पर कार न एक पल को रुकी, न एक पल को उसकी रफ्तार कम हुई। सिराव जो एकटक अन्या को एक अलग ही नशे भरी नज़रों से देख रहा था, वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करते हुए अन्या को चूमने की कोशिश करता है, पर अन्या वक्त रहते पीछे हट उसका हाथ झटके कर गुस्से में कहती है, खबरदार अपनी हद तोड़ी तो मेरे पास मत आना। सिराव हंसते हुए कहता है, जाने मन, कुछ देर में तो सारी हद टूटने वाली है, तो फिर अभी रोक कर क्या फ़ायदा। वैसे भी जितना मैं तुम्हें देखना उतना ही तुम्हारे तरफ खींचे चला जाता हूँ। फिर सोचने वाले अंदाज में अपने जिन पर हाथ फेरते हुए, वैसे तभी मैं सोचूं कि रुद्र जैसा बेदिल इंसान तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ गया। तुम सच में काफ़ी खूबसूरत हो। अब रहा जाता है तुमसे दूर, मेरा दिल तो तुम्हें देख धड़कना ही भूल गया है। अन्यास की बात सुन अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है, खूबसूरती पे मिटने वाले इंसान दिल की बातें नहीं करते, और वैसे भी जितनी बातें बनाना है बना लो, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश कभी कामयाब नहीं होगी। सिराव अन्या की बात सुन हंसते हुए उसके करीब बढ़ने लगता है, काफ़ी लालसाई नज़रों से कहता है, तो ठीक है, कामयाबी के इंतज़ार में बिना वक्त जाया करते हुए कुछ चख ही लिया जाए। अन्या दरवाजे के साइड डूबने लगती है कि अचानक ही कार के नीचे जैसे कुछ आया हो और कार मिस बैलेंस होते होते बची हो। कार कुछ दूर आगे बढ़ते हुए एक जोर की ब्रेक लिए रुकती हैं, साथ ही आगे पीछे की सारी गाड़ियां रुकती हैं। इस झटके से सिराव संभाल नहीं पाता और अपने बढ़ते ही कदम वो सीधा अपने मुंह के बल अन्या के पैरों के पास गिरता है। अन्या ने तो सीट पकड़ खुद को संभाल लिया, तो सिराव की ऐसी हालत देख उसे हंसी के साथ एक खुशी भी हो रही थी। वो ताना देने वाले अंदाज में कहती है, कामयाबी का स्वाद चखने की जगह औकात की धूल जरूर चख ली, मज़ा आया होगा ना। अन्य की बात को सुन सिराव अपनी बेइज्जती महसूस करता हुआ उसे काफ़ी गुस्से में देखता हुआ खुद को संभालता है। उसके आदमी पीछे मुड़ फिक्र से पूछते हैं, बॉस आप ठीक तो हो। सिराव गुस्से वाली नज़र लिए गुस्से में अपने आदमी और ड्राइवर को घूरता है। ड्राइवर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए सहमी आवाज़ में कहता है, बॉस शायद अचानक पत्थर आने की वजह से ये हुआ। रेत में तो मुझे वो दिखाई नहीं दिया।
सिराव गुस्से में आकर पता है कि तब उसे अपने कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पड़ती है, जो अन्या ने अपने साइड का दरवाज़ा खोल भागने के लिए खोला था। अन्या को भागता हुआ देख सिराव और भी ज़्यादा गुस्से से फूटते हुए कहता है, चाहिए अटैक हर तो बचकानी नहीं चाहिए। इतना बोल वो भी अपने पॉकेट से गन लिए कार में से बाहर आ जाता है और अन्या को देख काफ़ी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ जाता है। बेचारी अन्या, मौका तो मिला पर अधूरा सा। वो सिराव की कार से तो निकल गई, पर 10 कदम भागने से पहले ही सिराव के आसपास कार में बैठे बॉडीगार्ड ने अन्या को पल भर में पकड़ लिया और उसके ऊपर चारों तरफ से बंदूक तान दी। ये सब अन्या के लिए एक फिल्मों जैसा था, बिल्कुल नया और हिट। उसने तो असल बंदूक भी नहीं देखी शादी से पहले, और शायद उसने कभी सोचा था कि वो सारी बंदूक उसके सिर पर यूं चढ़ी हुई होगी। सिराव अपना गन लोड कर अन्या के पास आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा जाने मन, तुम मेरे चंगुल से इतनी आसानी से बचकर भाग जाओगी? अन्या के करीब पहुंचकर उसका जबड़ा अपने हाथों में दबोचते हुए उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, तुम्हें पता है जितनी आशिकी मुझे तुम्हें पाने की है ना, उससे ज़्यादा नफरत मैं तुम्हारे पति से करता हूँ। सो बेबी, मेरी नफरत को चैलेंज मत करो, वरना अपनी नफरत की आग तुम्हें एक पल में हवा कर सकता है और फिर तुम और तुम्हारा वो पति रुद्र मिलते रहना हवाओं के बीच। अन्या उसकी बात सुन सच में एक बार डर से कांप सी जाती है। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। सिराव की बातें, उसके हाव भाव अब अन्या को डरा से रहे थे, क्योंकि उसने उसकी आंखों में इस वक्त आग देखी, वो भी नफरत की आग। सिराव झटके से अन्या के जबड़े को छोड़ देता है और उसका हाथों को दबोचते उससे अपनी कार की तरफ वापस ले जाने लगता है। अन्या उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। सिराव के गुस्से में अब जैसे ज्वालामुखी का रूप ले लिया था। वो झटके से अन्या की तरफ मुड़ता है और अपनी ताकत लगाते हुए अन्या को आगे की तरफ धकेल देता है। जमीन में कुछ सख्त रेत के पत्थरों के कारण अन्या के हाथ बाएं छिल सी जाती है, पर वो अपने बंधे हाथों को संभालते हुए उठने को होते हैं कि सिराव गुस्से में उसके बाल पकड़ उसे खींचते ऊपर उठाता है और काफ़ी ज़्यादा नफरत लिए कहता है, मुझे ये ना सुनने की आदत नहीं है, समझी? और जाने मन, तुम जाना नहीं चाहती हो तो ठीक है, अब जो होगा यही होगा, सबके सामने होगा। सिराव अन्या के सामने अपने गन लोड कर उसे देखता है। ये देख के तो अन्या की जैसे सांसें थमने लगती हैं, डर से पसीने की बूंदें छलक आती हैं।